गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा आज हम काव्य पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके कवि हैं, लेखक हैं रघुवीर सहाय, उसके बारे में दोबारा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि बेटा अगर किसी भी चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो वो अवश्य अच्छे तरीके से हमें याद हो जाती है। तो बच्चों आज हम कैमरे में बंद अपाहिज, जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है, एक कैमरे में बंद अपाहिज, एक विकलांग, उसके लिए जब कैमरामैन और जो दूरदर्शन के संचालक हैं वो किस प्रकार की सोच उसके लिए रखते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि ये कैमरे में बंद अपाहिज है, उसके दर्द को किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर इस कविता में हम ये सब देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर या दूरदर्शन संचालकों के अंदर या लोगों के अंदर संवेदनशीलता कम हो गई है। अब कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है ये रघुवीर सहाय की लोग भूल गए हैं इस काव्य संग्रह में से दी गई है। और उससे पहले हम रघुवीर सहाय जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय के बारे में भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले रघुवीर सहाय जीवन परिचय। रघुवीर सहाय का जो जीवन परिचय है उसके बारे में साहित्यिक परिचय उनका, उनकी काव्य संवेदना, भाषा शैली, उनकी काव्य भाषा, काव्य की विशेषताएं, रचनाएं और काव्य धारा, पुरस्कार, सम्मान, ये सब पॉइंट्स हम बिल्कुल शॉर्टली देखते हैं। जैसे देखिए बेटा एक एक करके हम इस स्टेप को लेते हैं कि इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे बहु वैकल्पिक रूप में भी पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इनका रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 में हुआ। इनकी जन्मभूमि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इनकी शिक्षा भी लखनऊ में ही हुई। इन्होंने वहीं से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और शुरू में ये क्या थे, पेशे से, अपने काम से एक पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया और फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। देखिए इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हुई। मृत्यु के लिए देहावसान वर्ड भी यूज किया जाता है। इनका देहांत 30 दिसंबर 1990 दिल्ली में हुआ, मृत्यु स्थान दिल्ली। इनकी पत्नी विमलेश्वरी सहाय, पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय। कर्म क्षेत्र इनका, जैसा कि अभी मैंने बताया, किस क्षेत्र में ये काम करते थे, लेखक थे, कवि थे, पत्रकार थे, संपादक थे और अनुवादक थे, अनुवाद भी करते थे, ट्रांसलेशन। भाषा इनकी हिंदी और अंग्रेजी। विद्यालय इनका लखनऊ विश्वविद्यालय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और अब देखिए कितना इजी है इस तरीके से आपको याद करना। शिक्षा एमए अंग्रेजी साहित्य और काल कौन सा था इनका, आधुनिक काल।
युग कौन सा था इनका? प्रयोगवाद दूसरा सप्तक। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी रचनाओं पर। कविता संग्रह दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, लोग भूल गए हैं 1982। और ये जो हमारी कविता ली गई है कैमरे में बंद अपाहिज, वो इस काव्य संग्रह में से ली गई है। लोग भूल गए हैं इसमें से। मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आपातकाल से संबंधित कविताओं का संग्रह इसमें से लिया है। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। अब इनके देखिए कहानी संग्रह, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स के रूप में आप अपने पास नोट कर लोगे तो आप अपनी नोटबुक खोलो और जल्दी से इन पॉइंट्स को रीड आउट करो, तो आप सारी सूचना कवि के बारे में प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। नाटक इनके देखिए, वर्णन वन शेक्सपियर द्वारा रचित मैकबेथ नाटक का अनुवाद, निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग। अब पत्र पत्रिकाओं में भी लेखन किया और उनका संपादन भी किया रघुवीर सहाय जी ने। इन्होंने नवभारत टाइम्स दिल्ली में विशेष रूप से ये संवाददाता रहे और दिनमान पत्रिका के 1969 से 1982 तक ये प्रधान संपादक रहे। 1982 से 1990 तक इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, उसमें किसी प्रकार की कोई किसी का उसमें सहयोग नहीं था। इन्होंने 1982 से 90 तक जो स्वतंत्र लेखन किया, तो इनके अंदर लेखन की और भी जो थी प्रक्रिया इनकी तेज हो गई। फिर इनको उसके बाद में जो पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1984 में, 1984 में, लोग भूल गए जिस कविता में से ये कविता ली गई है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इनकी कुछ पंक्तियां, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये जुड़े बंधन टूटे, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती का हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी दूब है, आधे आधे गाने। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुखन्ना पहने जिसका धुन भर्सना गाता है। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज, उसका प्रतिपाद्य एवं सार। ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है वो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। लोग भूल गए जो इनका काव्य संग्रह है, अभी पहले भी हमने ये डिस्कस किया, तो उसमें से ये कविता ली गई है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको आ जाता है एग्जाम में। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ उसके दुख के, पीड़ा मीन्स दुख के साथ साथ दूर संचार के माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। प्रतिपाद्य में सबसे पहले हम यही बताते हैं कि इस पाठ में, इस कविता में क्या कहा गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि दूरदर्शन के जो संचालक हैं वो किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले उस
व्यक्ति के प्रति, उसकी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार उनको करना होना चाहिए। मतलब संवेदनशील कि दूसरे के दुख को समझना, और संवेदनहीन दूसरे के दुख को समझकर कुछ भी हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़ना। सिर्फ देखो वर्ड ध्यान से सुनिए, संवेदनशील कि दूसरे के दुख को समझना, संवेदनहीन दूसरे के दुख को ना समझना। लेकिन आज विडंबना यह है, आज दुख यह है कि जब किसी के दुख को पर्दे पर उभारने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है, कारोबारी दबाव के कारण, अपना बिजनेस के कारण, व्यापार के कारण प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। ये जो प्रस्तुत करता है, जो प्रस्तुत करवाने वाले हैं, उनका रवैया संवेदनहीन क्यों हो जाता है? आप लोग कोई बता सकते हो मुझे कि उन लोगों का रवैया, उन लोगों का व्यवहार जो है वो उस समय संवेदनहीन क्यों हो जाता है? संवेदनहीन और संवेदनशील दोनों शब्द आए हैं यहाँ पर कि हमें संवेदनशील तो होना चाहिए, लेकिन व्यापार के माध्यम से व्यापार को ऊंचा उठाने के लिए जो व्यक्ति है, प्रस्तुत करता है, वो उनका रवैया, उनका उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है उनका रवैया? संवेदनहीन क्यों हो जाता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है मुझे? यस बेटा, प्लीज हैंड रेज। बोलो, यस आंचल बोलो। वे अपाहिज से तरह तरह के सवाल पूछते हैं जिसका कोई तुक भी ना हो। वो तो पूछते हैं, लेकिन क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा क्यों करते हैं वो? गर्ल बोलो बेटा। ताकि उनके चैनल को और भी ज्यादा दर्शक देखें और उनके चैनल को अच्छी टीआरपी मिले। यस बेटा, उनके चैनल को लोग पसंद करें, उनके कार्यक्रम को पसंद करें, उनको पैसा उसके लिए बहुत मिले, इसलिए वो पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं, ना कि उनको अपाहिज के दुख से कुछ भी लेना देना है। उनका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। ये कविता टेलीविजन स्टूडियो के अंदर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट कर रही है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ ये कविता इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं, किसी के कष्ट को, किसी के दुख को बेचना चाहते हैं, बेचकर क्या धन कमाना चाहते हैं। यहाँ देखिए, इस कविता में दूरदर्शन के संचालक खुद को शक्तिशाली समझते हैं और दूसरों को कमजोर समझते हैं। वो एक विकलांग से क्या पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो क्यों है? आपको इससे क्या दुख होता है? और ऊपर से क्या कहते हैं उसको कि दुख को भी जल्दी जल्दी से बताओ क्योंकि समय नहीं है। और जो प्रश्न करता है, प्रश्न करने वाला इन सब प्रश्नों के उत्तर उससे अपने हिसाब से चाहता है। और इन सब प्रश्नों से जैसे ही एक तो बेचारा विकलांग दुखों से भरा हुआ, और दूसरा इन प्रश्नों से वो जो विकलांग होता है, अपाहिज होता है, वो घबरा जाता है। अपाहिज, विकलांग ये दोनों पर्यायवाची हैं, समानार्थक शब्द हैं। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है। जो दूरदर्शन के संचालक हैं उसको रुलाने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों में भी उसके प्रति करुणा का भाव जाग सके। और जब वो इस प्रकार से अपाहिज को, विकलांग को भी रुलाना चाहते हैं और साथ ही लोगों को भी रुलाने की कोशिश करते हैं कि इसी से उनका उद्देश्य पूरा होगा और उनका कार्यक्रम सफल होगा। और ये क्या है? उनका सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत होती है और इससे उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। व्यापार की क्या पोल खुल जाती है कि वो क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है ये वाला व्यापार, उसको किसी के भी दुख दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस कविता में अपाहिज की दशा के बारे में ही बताया गया है कि जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी क्या दशा होती है। आगे जो आप कविता पढ़ेंगे उसमें इन सब बातों के विषय में आप जानेंगे।
ठीक है बेटा, तो आज हमने इस पाठ का रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय और साथ ही इस पाठ का सार हमने किया, और अगली कक्षा में हम इस पाठ को पूर्ण रूप से काव्य की पंक्तियां करेंगे।